हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल 26 सितंबर को आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है और मैथ के एग्ज़ाम से ही बच्चा को पसीना आता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं और जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको पसीना नहीं आएगा, बशर्ते क्वेश्चन को डराएगा। वो क्वेश्चन को ही धमकाएगा कि तू हमको क्या डराएगा, हम पहले से ही पढ़ के आए हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके जो अर्धमासिक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को गेस करके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हम उसको लेकर आए हैं और बहुत ही कम समय में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम बताने वाले हैं। तो क्या कीजिए, जल्दी से इस सेशन को आप लोग अपने सहपाठियों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। और जैसा कि आप थंबनेल पर ही देख सकते हैं और देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा कहिया है 26/9/2025 को है। किसका है? तो मैथ का है। कौन बोर्ड का है? तो बिहार बोर्ड का है। और कौन क्लास का है? तो 10वां क्लास का है। ये रहा आपका क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा जो हमने पहले ही बता दिया है। लेकिन एक बात और, वीडियो को देखने से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं और उसको आप लोग ध्यान से समझिए। समझाना क्या चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं, हल्का वीडियो को देखते हैं और स्किप मार के भाग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये आपके काम की चीज़ है और आप इसे स्किप करके मत भागिए। इसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं जाना है और हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी तय करना है, तो जब यहाँ से ए से हमें बी की दूरी तय करना होता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं कि ए से यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद क्या सोचते हैं कि चले वापस चले जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि जितना समय आपको वापस आने में लगता है उतना ही समय आपको आगे जाने में भी लगता है, तो क्या फ़ायदा हमें पीछे मुड़कर आने की। इसीलिए वीडियो को आधा पे छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। जब आधा देख लिए हैं तो पीछे मुड़ने से अच्छा है कि आगे चल के हम वीडियो को पूरा देखें। इससे क्या होगा कि आपके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो हम इससे भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, तो हौसला नहीं हारना है, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। और चलिए सवाल का शुरुआत करते हैं। सभी टॉपिक से जो अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को हम छाट कर लाए हैं। तो आप लोग प्रण कर चुके हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए कि ये सर हम प्रण कर चुके हैं और हम वीडियो छोड़कर नहीं भागेंगे। वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देखने के साथ साथ समझना भी है कि कैसे हम बना रहे हैं। चलते हैं हमारे पहले ऑब्जेक्टिव पर और हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन में ए है 1, हमारा बी ऑप्शन है 0.1%, 0.1 है, सी है -7 और डी है 0.2। तो एक बात समझिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या बड़ा, 0 के बराबर बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्लियर? और 1 भी हो सकता है। तो ये प्रायिकता का मान हमेशा होता है। तो 1 हमारा प्रायिकता हो सकता है, 0.1 यानी 0 से बड़ा है ये भी हो जाएगा, 0.2 0 से बड़ा है ये भी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है तो ये नहीं होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी घटना की प्रायिकता निकाल लीजिएगा। दूसरा हमारा इस वीडियो का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि एक बैग है और कह रहा है कि एक बैग में 5 उजला और 7 लाल गोलियां हैं। 5 गो उजला गोली है और 7 गो लाल गोली है। इस तरह के सवाल हमके प्रायिकता में बहुत भर भर के आते हैं। तो लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, नो टेंशन, नोट फ्री, एकदम माइंड से, एकदम फ्री माइंड से आपको बनाना है। सबसे पहले सबको जोड़ दीजिएगा। तो 5 गो और 7 के जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब बट्टा 12 हमेशा नीचे रहेगा। कौन पूछा है? तो सर लाल पूछा है। तो लाल कै गो है? तो 7 गो है। तो 7 ऊपर हो गया, 7/12 हमारा आंसर हो गया। ए का मान है 8/12 और बी का मान है 7/12। इसी के साथ हमारा ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर 7/12। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो हमारे टाइप मास्टर है वो शायद उड़ा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर निकल चुका है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ऐसे ही बनाइएगा, सारा गेंद को जोड़ दीजिएगा, सारा गोली को जोड़ दीजिएगा, उसको नीचे रखिएगा और जो पूछेगा उसको ऊपर रख दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है, कॉट 90 डिग्री का मान आपसे पूछा है।
ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1/√3, ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है इनफिनाइट मतलब अपरिभाषित। तो बताइए कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए क्या होता है। तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है और सवाल हमारा बन गया। ठीक है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अगला सवाल हमारा है tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान आपसे पूछा है। tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान आपसे पूछा है। तो इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमसे पहले आप कमेंट में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम जोरदार तरीके से आंसर आपको देना है कि tan थीटा में √3 क्या डिग्री का मान है। ठीक है, तो tan जो 0 डिग्री होता है, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। 45 डिग्री का मान होता है 1 और 60 डिग्री का मान होता है √3 और 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्लियर? तो देख लीजिए किसका पूछा है? √3 का पूछा है और √3 क्या डिग्री है? तो 60 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। कहाँ चला गया? डी के साथ है 60 डिग्री। ठीक है, तो बेहतरीन था और बहुत अच्छा सवाल था। चलते हैं अपने वीडियो के अगला सवाल पे। 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो अभी हमने आपको पीछे बताया किसका मान है 1/√3? 30 डिग्री के। क्या कर 30 डिग्री के? तो tan 30 डिग्री के। अब कॉट में पूछेगा तो 60 डिग्री तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, कभी भी मान हमेशा उल्टा कर दीजिएगा। 30 है तो उधर हो जाएगा 60, यानी जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। तो अगला सवाल हमारा क्या है? पूछा 1/√3 किसका है, लेकिन यहाँ पे साइन ऑप्शन है तो साइन वाला होता नहीं है, कॉस वाला भी नहीं होता है, कॉस वाला भी नहीं होगा और tan वाला एक ऑप्शन है। तो बनाना क्या? सीधा जाने दीजिए आंसर। आप कमेंट में एक बात हमको और बताइए कि पाई का मान क्या डिग्री होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए पाई का मान क्या डिग्री होता है। अगला सवाल है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा कितना बराबर होगा? यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो एकदम छोटा सवाल है और अच्छा सवाल है। 3 से काटेंगे तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 तिहाई 90, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो पूछा है cos थीटा का मान, यानी cos 30 डिग्री का मान। और cos 30 डिग्री का मान बताइए क्या होता है? ऑप्शन में है 1/2, √3/2, 2/√3 और सी में 1/√3। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर हो गया √3/2 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव से सवाल आया हुआ है। यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो, साइन a बराबर साइन cos b, तब a + b का मान आपसे पूछा है। तो एक बात गांठ बांध के आप याद कर लीजिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा a + b, जब भी इस तरह का सवाल आएगा a + b, कुछ नहीं करना है, आंसर हमेशा 90 होगा। आंसर हमेशा कितना होगा? हमेशा 90 होगा। तो 90 कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। क्लियर? अब ये भी समझो 90 क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा। इधर आपका 30 होता है तो बराबर में इधर हमेशा 60 होता है, यानी a 30 होगा तो b हमेशा 60 होगा। अगर a 45 होगा तो b हमेशा 45 होगा, कि जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। ये अगर 0 होगा तो पक्का 90 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इधर वाला मान को जब जोड़ते हैं ना, हमेशा 90 पूरता है। और वही बोला है a + b, यानी जोड़ के बताना है तो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आप समझ गए। कभी भी आंसर आएगा तो बोलेगा क्या होगा? 90 होगा। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा? अब ये भी गांठ मान के याद रखो। कभी भी जब साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा हमेशा चलता है किसके अपोजिट? cos थीटा के अपोजिट चलता है। tan थीटा चलता है किसके अपोजिट? तो cot थीटा के अपोजिट चलता है। और जो सेक थीटा है ये चलता है cosec थीटा के अपोजिट। क्लियर? तो इस तरह से तीनों में से अगर कोई सवाल आता है तो आंख मूंद के मारिएगा। थीटा का डिग्री 45 डिग्री। क्या डिग्री? 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। ठीक है, कभी भी पूछेगा साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा बराबर तो 45 डिग्री। सेक थीटा बराबर cosec थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। क्योंकि सारणी में आप देखिएगा गौर से तो 45 डिग्री पर हमेशा मान बराबर होता है। जैसे साइन
45 डिग्री यहाँ पे ले लो तो 1/√3 2 होता है, कॉस का भी 1/√2 होता है। tan का ले लीजिए, tan 45 का 1 होता है, कॉटो 45 का 1 होता है, और सेक का भी वही होता है। वही हाल सबका है। तो जब वही हाल सबका है तो हमें भी घूमने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी हमेशा होता है कितना, √2 होता है, और ये भी √2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब सवाल आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने आपको तीनों बता दिया और बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल हमारा है कॉसेक 44 डिग्री बट्टा में सेक 46 डिग्री का मान कितना होगा। एक बात हमेशा फिर याद रखो, इस तरह का जब भी आंसर क्वेश्चन आएगा आंख उनका लगाना है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी बट्टा में सवाल आएगा आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 1। हमेशा आपको आंसर लगाना है। क्यों, अब ये समझो, बट्टा में 2 चीज़ चेक करना है कि अपोजिट वाला है कि नहीं है। ऊपर में क्या है, कॉसेक, तब कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, सेक होता है, जिससे अभी हमने पीछे आपको बताया क्या होता है। कॉसेक के अपोजिट में कौन है, सेक है, या सेक के अपोजिट में कौन है, तो कॉसेक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपोजिट देख लेना है, दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 पूरना चाहिए। तो देखिए दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90 होगा। अपोजिट है तो हमेशा आंसर 1 होगा। क्लियर। लेकिन अगर यही बात माइनस में होता तो आंसर हमेशा 0 होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर यही बात माइनस में होगा तो आंसर हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर यही बात बट्टा में होगा तो ऑप्शन हमेशा 1 होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा मान बट्टा में आता है तो उसका आंसर वही रह जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला वीडियो पे। अगला, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 तो a और b का मान आपसे पूछा है। तो अब करना क्या है, इसको भी बहुत ट्रिकली आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो क्या होगा। ध्यान से देखिए, tan a + b √3 यानी √3 क्या डिग्री के मान है, एक 100, tan में 60 डिग्री के मान है। तो tan से tan चला गया तेल लेने, तो क्या बच गया आपका, बच गया a + b बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो a - b है, लेकिन tan में 1/√3 क्या डिग्री के मान है, 30 डिग्री के मान होता है। tan से tan चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, a - b बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। क्लियर। समीकरण नंबर 2, यानी 1/√3 की जगह पे इसका एंगल वाला मान रखे हैं। अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट गया, एगो या एगो एक हो गया, 2 गो 60 30 90, ए से काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया, 45। तो जब ए को 45 तो मान धर देंगे 45 से जगह, तो 45 इधर आएगा माइनस में, 60 में से 45 जाएगा 15। आंसर कहाँ बैठा है, बी में बैठा है, 45,15 आंसर हो गया सटीक। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल पे आते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस है। कॉस 90 डिग्री माइनस है तो एक फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय लेकर के आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और ज़्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है। एक फार्मूला आता है, याद रखिएगा, साइन 90 - a होता है कौन सी, कॉस a होता है। क्लियर। कॉस 90 - a होता है कौन सी, साइन a। सीधा उल्टा हो जाता है। tan 90 - a होता है कॉट a। क्लियर। अगला है कॉट 90 - a होता है tan a। क्लियर हो गया, एकदम फार्मूला बता रहे हैं। सेक 90 - a होता है कॉसेक a। और अगला है कॉसेक 90 - a होता है कौन चीज, सेक a। लो पूरा फार्मूला आपके सामने हम खोल के रख दिए। ठीक है, अब देख लो क्या है, कॉस 90 - a, कॉस 90 - a कभी होता है साइन a। कहाँ बैठा हुआ है रही, बी में बैठा हुआ, हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सवाल आएगा सीधा बना दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देख लो, बट्टा वाला। हम बताएं जैसे ही बट्टा देखना है ऑप्शन नंबर 1, हमेशा जहाँ 1 रहेगा वही आंसर। पहले बताते थे, कैसे बताए थे, उल्टा चेक करो, साइन का उल्टा कौन सा है, क्लियर। 63 27 90, क्लियर। तो आंसर कितना होगा, 1। लेकिन अगर यही बात माइनस में होगा तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, हमने बता दिया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल हमारा है, एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं बताइए। कोटि भुज, कोटि और भुज दोनों सही उत्तर सत्य है, सभी उत्तर सत्य है। हमारे कुछ बच्चे इतना न होशियार है, यहाँ देखिएगा कथी, ए सर जी के ना बोलो रे, ए लिख के धैले हाउ, यह आंसर गलत, ये धोखा से टाइपिंग में आ गया हुआ है, ये आंसर नहीं है। आप बताओ इसका आंसर कथी होगा। एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। एक्स निर्देशांक को हमेशा भुज बोलते हैं, और वाई को कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। वाई को कोटि बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं, या को याद रखना है। कभी भी ब्रैकेट में कोई भी चीज़ दे दे तो पहला होता है भुज, पहला क्या होता है भुज, और दूसरा होता है कोटि। क्लियर। भुज यानी एक्स, कोटि यानी वाई होता है। क्लियर। तो इस तरह से भी सवाल आता है, आगे आएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है,
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है? y अक्ष पर कौन अक्ष? y अक्ष। तो हमने आपको क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर एगो x होता है एगो y होता है, y हमेशा बाद में होता है। देख लीजिए किधर y बाद में है, इधर y बाद में है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ, इसमें है हाँ। तो y पर पूछा है किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y तो y रहेगा, किसी बिंदु हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हो गया कौन? बी। अगर x अक्ष कहता तो x हमेशा शुरू में रहता, y वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी आप समझ लिए। चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित 3,-4 के कोटि का मान पूछा है। देख लीजिए हमने क्या बताया, पहले होता है x बाद में होता है y, पहले x बाद में y। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं क्या? कोटि। बताया ना। तो कोटि का मान पूछा है तो बोलते कोटि का मान कितना है? तो सर -4 है। कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर ए में बैठा है -4। आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो वीडियो छोड़ के नहीं भागना है, नहीं तो भागिएगा तो फिर दिक्कत है। क्योंकि जब आगे आ चुके हैं तो आगे आए हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। पीछे भागता कौन है? डाकू। और आप डाकू बच्चे में से नहीं है। ठीक है, चलते अपने अगले वीडियो पे। बिंदु 4,-3 किस पाद में है? तो x निर्देशांक में से पढ़ी हो गया। इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये होता है द्वितीय, क्लियर, ये होता है तृतीय, आपके सर जी पढ़ाए होंगे, और ये होते हैं चतुर्थ। तो प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में माइनस प्लस माइनस होता है। देख ले 4,3 बोला है, 4 के पहले भी प्लस, 3 के पहले भी प्लस। तो प्लस प्लस कहाँ है? प्रथम में है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो गया? ए के साथ है। अगला ऑब्जेक्टिव है बिंदु वो 2,3 और 4, बीच के दूरी ज्ञात करें। जब भी इस तरह से दूरी आएगा, बहुत छोटा ट्रिक और बहुत आसान ट्रिक, करना क्या है? रूट अंडर बैठा देना है। पहला में से पहला घटा दो, तो 2 में से 4 घटेगा तो सर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्लियर। दूसरा में से दूसरा घटा दो, तो 3 में से घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 हो गया 8, तोड़िएगा तो आएगा 2√2। कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर सी में आंसर। बहुत जल्दी। अगला है बिंदु PC -6,8 की दूरी मूल बिंदु से बोला है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, कति होता है? 0 होता है। और जब भी मूल बिंदु से सवाल आए सीधे रूट बैठाइएगा, दोनों का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सीधे स्क्वायर कर देना है। जोड़ेंगे तो 100 किसका रूट है? 10 का रूट है। कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर डी में बैठा है, डी के साथ। अगला ऑब्जेक्टिव है बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु। यानी देखिए ये एक बिंदु है, 2 बिंदु, यहाँ पर P है और यहाँ पर कथी है? Q है। P का मान है -2,8 और Q का मान है -6,4, क्लियर। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु बोला है। तब मध्य बिंदु देखो कैसे निकालेंगे, दोनों का पहले वाला का जोड़िए, जोड़ के आधा कर देना है। तो -2 और +6 कितना होगा? जोड़ेंगे तो -8, अब -8 का दिया कितना होता है? तो -4, ठीक है। अब 8 4 का जोड़ेंगे तो 12, 12 का दिया 6, तो कितना हो गया? -4,6। कहाँ बैठल है? ऑप्शन नंबर सी में, -4,6। देखते दोबारा, -2 और प्लस से -6, तब -2 और -6, -8 का दिया -4, 8 और +4 12, 12 का दिया हो गया 6। तो ऑप्शन है -4,6, यहाँ पे 6 माइनस में होगा, ठीक है। प्लस माइनस में दिला है लेकिन प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए जोड़ना है। 8 4 12 नहीं, यहाँ पे हम लोग माइनस में है, देख लीजिए ये माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है, माइनस में ही होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मध्य बिंदु ऐसे ही आपको निकालना है। अगला सवाल है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? और ये सीधा फॉर्मूला बेसिस पे है, और ये सवाल आपसे पूछेगा गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², 2πr², 3πr², 1/2πr²। तो याद रखिएगा होता है 4πr², ठीक है। अगला सवाल है दो समरूप आकृति क्या होते हैं? आकार में समान और माप समान, क्षेत्रफल बराबर, परिमाप बराबर। बहुत अच्छा। दो समरूप आकृति है, तो मान लीजिए वृत्त है और ये भी हमारा कथी है? वृत्त है, लेकिन इसका त्रिज्या कुछ और होगा, इसका त्रिज्या कथी होगा? कुछ और होगा। तो इसको बोलते हैं सती आकार। कथी बोलते हैं? आकार। आकार में कथी होते हैं? तो समान होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो एक बार और, क्योंकि कल एग्जाम है और कल एग्जाम है तो एक बार वीडियो को और फैला दीजिए ताकि सभी बच्चे का कल्याण हो जाए, ठीक है, और बढ़िया तरीके से कल्याण हो जाए। सवाल जब देखे तो लगे कि नहीं पढ़े हुए हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप, सर्वांग सम, कोई नहीं, समानुपाती। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं। एक बात और, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और हम माँ भगवती से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, आप अपनी चरण कमलों से
हमारे जो भी विद्यार्थी है और जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप इस नवरात्रि उनको ढेर सारा अपना आशीर्वाद दे, प्यार दे और हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे नंबर से मैट्रिक बोर्ड को पास कर पाए, ताकि हमारे विद्यार्थी के अंदर एक हौसला आए कि नहीं, हम कुछ है और हम कुछ करके दिखा सकते हैं। तो हम भी माँ भगवती की तरफ से, यानी आपके लिए माँ भगवती से विनती कर रहे हैं और आप लोग भी माँ भगवती से इस नवरात्रि आप विनती कीजिए और अपने स्टडी को और मजबूत बनाइए और मजबूत बनाकर इस चैनल को भी मजबूती का परिचय दीजिए कि हम इस चैनल से पढ़े हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्लियर, एक त्रिभुज बना दिया, का नाम कथी है ABC है। BC के समांतर की रेखा कथी है DE है, तो DE लिख दिए। AD का मान 5 है तो 5, DB का मान 3 है तो 3। तो आपसे पूछा AE और AC का मान पूछा है। AE तो देखिए E 5 तो इहो 5 होता है। जब भी ये वाला समांतर होता है तो बराबर चलता है, तो ये 5 हो गया। AC पूरा हो गया तो ये सामने के सामने कितना होगा 3 होगा। AC पूरा है तो जुड़ जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है AE, तो AE का मान कितना हो गया 5। AC पूरा है तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5/8। केने बैठल है, खोजो तो केने है खोजो। नहीं, सवाल कथी है DE समांतर BC। ठीक है, AC BC, बहुत अच्छा। 5/8 केने है, ऑप्शन नंबर C में है 5/8। अगला ऑब्जेक्टिव है, ये सवाल हमारा पाइथागोरस प्रमेय पर था, पाइथागोरस का थेल्स प्रमेय पे था, सॉरी। अगला ऑब्जेक्टिव है, चित्र दिया हुआ है AD 2 सेंटीमीटर। ठीक है, AD 2 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है। AE 5 सेंटीमीटर, ये भी अच्छा है। DE समांतर BC है, बहुत अच्छा, DE समांतर BC है। तो आपसे पूछा EC का मान क्या होगा, ये मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो जब भी ये मान आपसे पूछे तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय हमेशा कहता है पहला बट्टा दूसरा, यानी थेल्स प्रमेय में ये ना सिद्ध किए थे AD/BD अब बराबर होता है AE बट्टा क्या होता है EC होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है, जो मान दिया लिख दीजिए 2/3 5 एक x मान लेते हैं, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। 5 दूना हो गया, 5 तिया हो गया 15, 5 तिया कितना हो गया 5 तिया हो गया 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/2, काटेंगे तो x का मान कितना हो गया 7.5। किधर बैठा A में बैठा, ऑप्शन नंबर A। तो कभी भी थेल्स प्रमेय से सवाल आएगा तो इसे सॉल्व कर दीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव फिर थेल्स प्रमेय से है, देख लीजिए DE समांतर BC, तो x का मान पूछा है। देखिए अब एक बात और आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए 17 दूना 34, क्या गुना 2 गुना, तब पूछा इधर क्या गुना 2 गुना, तो 16 दूना 32। रीजनिंग टाइप पे सवालों बन गया, तो कहाँ चला गया ऑप्शन नंबर B के साथ चला गया। रीजनिंग है, इसको समझ लीजिए, ऐसे भी आप थेल्स प्रमेय बना सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक बात और, कभी भी आपसे क्षेत्रफल कहेगा, कान पकड़ के समझाएंगे, नहीं समझेगा तो कभी भी क्षेत्रफल कहेगा, क्या कहेगा, अगर कभी भी क्षेत्रफल कहेगा सीधा स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर, 9:25 हो गया। लेकिन अगर उल्टा क्षेत्रफल दे देगा, भुजा कहेगा इसका उल्टा, तो देखना केकर स्क्वायर है 64 केकर है 8 के, 25 केकर है 5 के, हो गया। तो अनुपात को ही बोलते कथी 8/5 के ना बैठा, ऑप्शन नंबर C में। दोनों टाइप समझ गया। भुजा दे देगा, क्षेत्रफल कहेगा सीधा स्क्वायर, क्षेत्रफल देगा, भुजा कहेगा देखेंगे केकर स्क्वायर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह का 2 ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स आता है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किनके भुजाओं के अनुपाती होते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, कोई अनुपात नहीं होते हैं, वर्ग के अनुपाती होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा वर्ग के अनुपाती होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी कौन नहीं होते हैं, समांतर श्रेणी उसी को बोलते हैं जो बराबर में ना बढ़े या बराबर में ना घटे। समांतर श्रेणी बोलते हैं समान क्रम में आपको आगे बढ़ना है चाहे घटना है। तो याद देखिए 21 में 21 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 21 जोड़ेंगे तो 63, 63 में 21 जोड़ेंगे तो 84। बहुत अच्छा, 21 21 12 है, ये समांतर श्रेणी है। ये देखिए 11 में 2 घटेगा तो 9, 9 में 2 घटेगा तो 7, 7 में 2 घटेगा तो 5, ये भी समांतर श्रेणी है। 5 में 2 जोड़ेगा तो 7, 2 जोड़ेगा तो 9, 2 जोड़ेगा तो 11, ये समांतर श्रेणी है। लेकिन देखिए 0.3 में कितना जोड़ेंगे तो ये आएगा, कितना जोड़ेंगे तो ये आएगा, कितना जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसका कोई डाटा नहीं है। किसी भी तरीके से बढ़ना शुरू हुआ तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही हो गया, यानी समांतर श्रेणी ये नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव,
फिर समांतर श्रेणी का सवाल है 12, 17, 22, 27 का सार्व अंतर क्या होगा? कौन अंतर? सार्व अंतर, सभी का अंतर। सार्व अंतर मतलब सभी का अंतर। तो सार्व अंतर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, तोरा जौन यहाँ पसंद आ रहा है एक साथ बैठल ओकरा खींच लो। कौन पसंद आया बता? हमरा तो ही पसंद आया, खींच लिया इसको। जो पसंद आया उसको नीचे खींच लो। आज देख लो बाद में कौन था? बाद में है 22, पीछे कौन था? 17। घटा दे, घटा हुआ आता है तो कितना हो जाएगा? 5। यही हमारा आंसर। किधर बैठा है? ऑप्शन नंबर सी में 5। कभी भी सार्व अंतर पूछे कहीं से 2 खींच के ला। अब मान लो यहाँ से खींच के लाएंगे तो बाद में कौन है? 27, पीछे कौन है? 22, घटा दीजिए 5 आ गया। यहाँ से 2 पकड़ो, बाद में कौन है? 17, पहले कौन है? 12, घटा दो 5। उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। देखो सब जगह एक लेखा आया कि नहीं आया है। अगला ऑब्जेक्टिव है फिर एपी से 0.6, 1.7, 0.8, 3.9 का प्रथम पद। तो शुरू वाला हमेशा होता है प्रथम पद। ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। शुरू वाला हमेशा क्या होता है? प्रथम पद। अगला ऑब्जेक्टिव है एपी के प्रथम पद 2 है, यानी ए का मान प्रथम पद को ए बोलते हैं 2 है। सार्व अंतर 3 है, यानी डी बोलते हैं सार्व अंतर को 3 है। तो एपी के 3 को पद लिखना है। तो जब पहला पद 2 है और 3 अंतर है तो 3 अति हुआ है। 2 में 3 जोड़ कितना हो जाएगा? 5, 5 में 3 जोड़ेगा तो 8, 8 में 3 जोड़ेगा तो 11, बढ़ गया। तो कौन ऑप्शन हो गया? 2, 5, 8, 11, 2, 6, 9, 2, 6, 10, 2, 5, 9, 2, 5, 8। क्लियर? ऐसे निकाल दीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है समांतर श्रेणी का 54, 51, 48, 45 का 10वां पद। कैमा पद? 10वां पद। तो एक फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा हमारा शुरू वाला a का मान होता है, तो a का मान कितना हो गया? 54। n का मान यानी जैसे वार लगा होता है वही n का मान होता है, तो 10 माइनस 1। और d के मान कैसे बताए हैं? कहीं से 2 पकड़ लो, बाद वाला में से घटाओ तो एक 2 पकड़े हैं, बाद में 45, शुरू में 48, घटाएंगे तो आ गया बाबू साहब कितना? -3। तो गुना कर दो -3। तो 54 प्लस 10 में से गया 9 गुने -3, तो 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, घटाएंगे तो आ गया 27। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया? ए के साथ 27। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अब चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत हम लोग कम समय में सवाल को खींच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखो और हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाते रहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ दे रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? अब जस्ट उल्टा आ गया, फिर भी लगाना फॉर्मूला वही है। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब बात क्या बताए थे? शुरू वाला a का मान होता है तो 21 प्लस n का मान यहाँ निकालना है तो n माइनस 1। डी का मान क्या बताए थे? कहीं से 2 पकड़ो, घटाओ, 15 में से 18 घटाएगा तो -3। अब 81 है -81, तो इसको बोलते हैं an का मान। तो -81 बराबर क्या हो जाएगा? 21। अब देखिए प्लस माइनस माइनस n को 3 से गुना करेंगे तो 3n, माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। तो क्या हो जाएगा? -81 बराबर 21 और 3 24। अब माइनस कति हो गया? 3n। देख लीजिए -3n नहीं आएगा तो प्लस में हो गया, इधर 24, ये माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में हो गया। क्लियर? और 3n बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 8 2 10। तो क्या आ गया? 3n बराबर आ गया 105। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 105 अपॉन हो गया 3। काटेंगे तो n का मान हो जाएगा कितना? 3 3 9 3 5 15। n का मान कितना आ गया? 35। ऑप्शन नंबर कहाँ हो गया? बी में। अगला ऑब्जेक्टिव है एपी से 2 7 12 का 10वां पद। कौन पद? 10वां पद। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा क्या होगा 10वां पद। अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। एक सवाल आपके लिए अगला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। विषम संख्या का योगफल कि 0 और 50 के बीच जितना विषम संख्या को जोड़ के बताओ कितना होगा। तो कति होगा? 0 से 1 होगा। कितना होगा? 0 के बाद विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, कहाँ तक? 49 तक। अब इस सबको जोड़ेंगे तो पसीना तो छूट जाएगा पूरा। तो एक फार्मूला होता है, कभी भी विषम संख्या का पूछे ना तो एक फार्मूला होता है कौन सी? n²। कभी होता है n²। लेकिन अब विषम संख्या होगा काय गो? तो पूरा काय गो? 50 गो। तो 25 गो विषम होता है, 25 गो सम होता है। तो n के मान मालूम चला कितना हो गया? 25। तब 25 n के मान है, तब 25 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 6 से 25। ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑब्जेक्टिव वही से पूछ दिया
प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्या का योग, अभी ना फॉर्मूला दिए हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 जी ना जी, एन स्क्वायर बटा 2 ना जी, यो नहीं होगा एन स्क्वायर। ठीक है, अभी बताए थे। अगला ऑब्जेक्टिव है मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी जी नहीं नहीं नहीं, कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर ए के साथ। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको कैसे चेक करेंगे? बिना सोल्यूशन किए चेक नहीं हो पाएगा। पहले इसको सोल्यूशन करो। अगर ए को पहले सोल्यूशन करते हैं तो इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 1 2x माइनस हो गया कौन सी 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। कैसे हुआ समझ में आ गया ना? इधर वाला भगा दिए हैं सब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 हो गया माइनस 6, 4 1 5 और 5 दिन कितने हो गया 8 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो ये तो है, ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ही नहीं है। अब इसको देखो, इसको गुना करो, तो x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बना देते हैं, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को x से करेंगे तो x प्लस 8, अब बराबर उधर कितना है x प्लस 2, तो इधर आएगा तो x प्लस 2 है, तो एगो माइनस में हो जाएगा माइनस x, आई प्लस में है तो यह माइनस में कति हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, तो 8 में से 2 जगह तो कितना हो गया 6, यह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखो, अगला है उसमें साथ सवाल कुछ छोटा है लेकिन चले आगे चेक करते हैं। सी नंबर देख लो, सी नंबर कति हो गया? x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में आएगा x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर में से वो घटेगा तो कति आ गया x स्क्वायर, सीधे आ जाएगा, सीधे क्या चलाएगा x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x आप प्लस 1 बराबर 0, यो है। अब इसको देख लो, इसको तोड़िए, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात तो है लेकिन द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं था। हमको लगता है शायद कहीं ना कहीं छूटा है, लेकिन फिर भी इसको चेक करते हैं। ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, क्लियर हो गया, बराबर एक्स क्यू और माइनस कति आ गया 4, तो एक्स क्यू 2 दूना 4 और प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 और 4 3 12x बराबर एक्स क्यू और माइनस 4। देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में आएगा तो प्लस में, तो 4 4 कति हो गया 8 बराबर 0, यो है। सब व्यापक रूप में देखिए यो है, पहलो था लेकिन ई व्यापक रूप में नहीं था, तो हमारा ऑप्शन कहाँ चला गया? बी के साथ चला गया। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 का विवेचक आपसे पूछा है। अब एक बात और, विवेचक को ही बोलते हैं विविक्त कर, विवेचक को ही क्या बोलते हैं? विविक्त कर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आज नहीं तो कभी नहीं। कोई कल एग्जाम है, आज नहीं पढ़ा, आज अगर अस्कतिया किया तो फिर तुम नहीं पढ़ सकते हो, ना हम तुमको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अस्कतिया नहीं, पढ़ते रहिए, अपना परिचय देते रहिए कि हम विद्यार्थी हैं। जब भी मन करे न पढ़ने का तो एक बात हमेशा याद रखना, शुरुआत ही क्यों किया, शुरुआत ही क्यों किया जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं किया, एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलते हैं विवेचक निकालते हैं, और विवेचक को ही बोलते हैं क्या? विवेचक को ही बोलते हैं विविक्त कर। याद रखिएगा, विविक्त कर किसको बोलते हैं? विवेचक को बोलते हैं। अब विविक्त का फॉर्म इसको बोलते हैं डी से सूचित करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर निकाल दीजिए, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये ना इसका मान होता है। तो b का मान कितना है? -5 है, तो -5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है? 1 है, और सी का मान 6 है, 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 24 कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 1 कितने है? ए में बैठा है। तो इस तरह से हम विवेचक निकाल लेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? जब भी मूलों की प्रकृति का आएगा तो फॉर्मूला को यही लगाना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब लगाइए, बी का मान कितना है? 10 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने ए का मान है 1 और सी का मान है 25,
10 के स्क्वायर 100 और माइनस 25 चौका होता है 100। 100 में से जाएगा 0 तो 0। अब एक बात हमेशा याद रखो, 0 आएगा तो उसे बोलते हैं वास्तविक और समान। याद रखिएगा, 0 आएगा तो उसे बोलते हैं वास्तविक और समान, 0 से बड़ा आएगा तो उसे बोलते हैं वास्तविक और असमान, और 0 से छोटा आएगा माइनस में आएगा तो उसे बोलते हैं अवास्तविक। ठीक है, क्या बोले हैं, 0 बराबर 0, यानी 0 होता है हमेशा बराबर में। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक और समान, 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान, और माइनस में आ जाए तो वास्तविक अवास्तविक। तो यहाँ 0 के बराबर 0 आया है तो आंसर कहाँ चला जाएगा, वास्तविक और समान में। अगला ऑब्जेक्टिव है x बराबर 1 y बराबर 1, तो समीकरण इतना में a का मान ज्ञात करो। बुड़बक के होगा जो नहीं बनाएगा, तो बुड़बक है नहीं ना, है बना। a का जगह पर a, x का जगह पर 1 है तो 1, माइनस 2 गुने y की जगह पर 1 बराबर 10, a गुने 1 माइनस 2 बराबर 10। तो a बराबर क्या हो जाएगा 10, माइनस में जाएगा प्लस में, तो a का मान कितना आ गया 12। कितना अच्छा नंबर निकल गया 12, बहुत लकी नंबर होता है 12। चलते हैं आगे, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2 बराबर 4 के हल पूछा है तो बोले x का मान y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर एक बात का अंदाज़ा लगा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, x y को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो अगर x का मान 2 और y का मान 1 हो तो 3 आ गया, ये तो पूर गया। लेकिन ये पर आके चेक करो, 2 रखो यहाँ पर तो 3 दूना 6, और 2 1 रखो तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट ऑप्शन से बना दिए हैं। कैसे बनाया है, x का मान 2 में रखे हैं, 2 y का मान 1 रखा, 2 कितना आ गया 3, ये तो मिल गया। अब इसको भी मिलना चाहिए, x का मान 2 तो 3 दूना 6, y के मान 1 तो 2 गुना 1 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ गया आंसर। लेकिन देखो ये रख के मिलाओ नहीं मिलेगा, ये रख के मिलाओ, ये रख के मिलाओ नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। अगला है समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल पूछा है। जब भी इस तरह से युग्म दे के हल से पूछता है ना, देखो फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2 पे मान रखो। पहला बट्टा पहला 1 है, माइनस 3 है, तो 1 बट्टा माइनस 3, 1 बट्टा कत हो जाएगा 1 बट्टा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 बट्टा माइनस 3, दूसर का बट्टा दूसर का करो 2 बट्टा माइनस 6, तो 2 बट्टा कितना हो गया माइनस 6। अब c बट्टा 5 बट्टा 1 क्लियर, कट गया 2 तिहाई 6, तो माइनस 1 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा 3 और 5 बट्टा 1। पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, तो जब पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो तब पहला करा अद्वितीय, कोई हल नहीं, अनंत हल, तो होता है कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं। बेसिक देख लीजिए, एक फार्मूला बेसिक सीखिए, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। अगर पहला बराबर नहीं हो, कौन बराबर नहीं हो, पहला बराबर नहीं हो तो एक होता है एक हल। कति होता है एक हल, इसी को बोलते हैं कौन हल, अद्वितीय हल। याद रखिएगा कौन हल, अद्वितीय हल। ये पूछेगा संगत की असंगत तो बोलिएगा सर संगत, कहेगा विरोधी की अविरोधी तो कहिएगा सर अविरोधी है, और कहेगा आगे एक हल संगत अविरोधी, इसका ग्राफ हमेशा बनेगा प्रतिच्छेदी। क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर तीनों बराबर हो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों बराबर हो तो उसके होते हैं अनंत हल। कौन होते हैं, अनंत हल होते हैं। संगत की असंगत तो ये हमारा संगत है, अविरोधी की विरोधी की आश्रित तो ये हमारा आश्रित है। ठीक है, ये हमारा आश्रित है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा तो संपाती। क्लियर हो गया। और जब अंतिम वाला बराबर न हो एक लेखा तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संगत की असंगत तो बोलेंगे असंगत, अविरोधी की विरोधी तो कहिएगा विरोधी के लिए, प्रतिच्छेदी की समानता तो कहिएगा समानता। सब बता दिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, कथी है, तो आलेख कैसा बनेगा, काहे बनाएंगे भाई, चल पीछे। कथी बोला है, अनंत है, कहने अनंत है, खोजो तो सर अनंत है, ये ना है, ये ना अनंत पूछा था, अनंत ने पूछा है। ठीक है, तो अनंत के ना देख लीजिए, अनंत यहाँ है, यहाँ पे देखो अनंत हल है। तो अनंत के कथी होता है, संगत आश्रित संपाती। खोजिए, दो समांतर दो प्रतिच्छेदी संपाती, क्या है संपाती। अगला ऑब्जेक्टिव, समीकरण युग में इतना और इतना बराबर कथी होगा, तो ये पूछा अविरोधी आश्रित की विरोधी, तो चेक करो a1 बट्टा a2 पर, a1 बट्टा a2 पर, b1 बट्टा b2 पर और c1 बट्टा c2। हम चाहते हैं कि जो कल एग्जाम है हमारे प्यारे बच्चों से वो सवाल ना छूटे, इसलिए हम इतने गर्मी में आप पसीना देख सकते हैं और वीडियो बना रहे हैं।
प्लस में आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं मिला होगा कि बगल में दुर्गा पूजा हो रहा है, दो जगह हो रहा है, एक आगे एक और पीछे हो रहा है, दोनों का साउंड और कोचिंग बीच में है, और बीच में समझ सकता कितना प्रॉब्लम है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब मान रख दीजिए पहला बटा पहला, तो 1/2 एक पहले 1 है और पहले 2 है, बराबर 3/-5 और -4/-1। देख लीजिए पहले बराबर नहीं है, जब पहला बराबर नहीं हो तो क्या बोलते हैं, अविरोधी विरोधी की आश्रित। चलो चेक करते हैं, पहला बराबर न हो तो, पहला बराबर न हो तो कथी है, अविरोधी, कथी है, अविरोधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी। कहने चेक कर लो, अविरोधी, यही ना, अविरोधी, यही ऑप्शन हो गया, अविरोधी। अगला ऑब्जेक्टिव है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, बताओ। इतना इसका आंसर कहाँ दो, आप कमेंट में दो। इसका आंसर हमारे प्यारे बच्चे कहाँ देंगे, कमेंट में, कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछो क्यों, क्यों क्यों बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे चर मान है या बट्टा में है, चर मान कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए, और ना ही चर मान रूट में होना चाहिए, ना ही चर मान के ऊपर जो है पावर माइनस होना चाहिए, ना चर मान पर बट्टा होना चाहिए। तो इस तरह से होता है तो हमारा बहुपद नहीं होता है। देखो यहाँ पे चर मान एक सा, ये रूट में नहीं है, बाहर है, इसलिए बहुपद है। यहाँ भी देखिए बट्टा में है लेकिन ये अकेला ऊपर में है, तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, कथी पूछा है, गुणनफल। और मूलों का जब भी गुणनफल कहेगा तो फॉर्मूला होता है C/A, C/A। C का मान कितना है, तो 1 है, A का मान कितना है, तो 4 है, 1/4। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब मूलों का योगफल कहेगा तो फॉर्मूला होता है -B/A, इस पे बना दीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने बहुत कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, और वो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो हम आशा नहीं पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो को देखे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हर दिन 2 वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, अब हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।